नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लद्दाख में सियाचिन स्थित आधार शिविर का दौरा किया और सैनिकों तथा अधिकारियों के साथ बातचीत की। हरियाणा में एक चरण और जम्मू कश्मीर में तीसरे तथा अंतिम चरण के विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज। सभी राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। बेरूत स्थित भारतीय दूतावास ने इजरायल तथा हिजबुल्लाह के बीच बढ़ते संघर्ष के बीच भारतीय नागरिकों को लेबनान छोड़ने और वहां की यात्रा न करने की सलाह दी। अमेरिका, फ्रांस और उनके कुछ सहयोगी देशों ने इजरायल लेबनान सीमा पर 21 दिन के तत्काल संघर्ष विराम का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर फिडे शतरंज ओलंपियाड के विजेताओं से बातचीत की और मकाऊ ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल मैच में किदाम्बी श्रीकांत तथा आयुष शेट्टी के बीच मुकाबला जारी। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज लद्दाख में सियाचिन में आधार शिविर का दौरा किया और सियाचिन ग्लेशियर में तैनात सैनिकों तथा अधिकारियों से बातचीत की। श्रीमती मुर्मू ने सैनिकों को संबोधित करते हुए चुनौतीपूर्ण और विषम परिस्थितियों में राष्ट्र की रक्षा करने के लिए उनकी बहादुरी की प्रशंसा की। उन्होंने वहां तैनात सैनिकों के परिवारों और रिश्तेदारों के प्रति भी आभार व्यक्त किया। मातृभूमि की रक्षा के लिए आप सब त्याग और सहनशीलता के असाधारण उदाहरण प्रस्तुत किए। पूरा देश आप सबका सम्मान करता है। मातृभूमि की रक्षा के गौरवशाली कर्तव्यों को आप दृढ़तापूर्वक निभाते हैं। श्रीमती मुर्मू ने सियाचिन बेस युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम और रामनाथ कोविंद के बाद सियाचिन ग्लेशियर का दौरा करने वाली श्रीमती मुर्मू तीसरी राष्ट्रपति हैं। काराकोरम रेंज में स्थित सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा सैनिक क्षेत्र है और भारतीय सेना अप्रैल 1984 में चलाए गए ऑपरेशन मेघदूत के बाद से इसकी रक्षा कर रही है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण के प्रचार में तेजी आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू के उधमपुर जिले में रैली को संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पार्टी के प्रचार अभियान को गति देने के लिए 28 सितंबर को जम्मू जा रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कल जम्मू में लोगों से बातचीत की और कांग्रेस के लिए वोट मांगा। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी कल जम्मू में पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में रोड शो किया। केंद्र शासित प्रदेश में अंतिम चरण का चुनाव सभी राजनीतिक दलों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अंतिम चरण में 1 अक्टूबर को 40 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इस चरण के तहत जम्मू की 24 और कश्मीर की 16 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भी प्रचार तेज हो गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्वास व्यक्त किया कि हरियाणा की जनता भाजपा को एक बार फिर सेवा का मौका देगी। श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरियाणा के भाजपा बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी राज्य में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चला रही है। मैं हरियाणा के में धरती पर काम कर करके निकला हुआ कार्यकर्ता हूँ और मेरा पक्का विश्वास बना है कि हरियाणा की जनता ने बीजेपी को फिर से एक बार सेवा करने का मौका देना तय कर लिया है, क्योंकि उनको खुशी है कि 10 साल में बिना भ्रष्टाचार के सरकार चलाना ये हरियाणा में पहली बार हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य के युवाओं को बिना किसी गलत तरीके का सहारा लिए रोजगार मिल रहा है। श्री मोदी ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि ये पार्टी गुटबाजी, अंदरूनी कलह और एक दूसरे से हिसाब बराबर करने में उलझी हुई है। उन्होंने दावा किया कि ऐसी पार्टी कभी भी हरियाणा की जनता का विश्वास नहीं जीत सकती। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी करनाल जिले में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। हरियाणा विधानसभा के लिए मतदान 5 अक्टूबर को होगा। मतगणना 8 अक्टूबर को की जाएगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज कहा कि भारत विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया में अपना पुराना गौरव फिर से हासिल करने की राह पर अग्रसर है।
नई दिल्ली में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के 83वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में अध्यक्षता करते हुए श्री धनखड़ ने कहा कि प्राचीन भारत ने अपने वैज्ञानिक ज्ञान से दुनिया को गौरवान्वित किया था। उपराष्ट्रपति ने देश की नींव को मजबूत करने के लिए CSIR की सराहना की। उपराष्ट्रपति ने इस अवसर पर NASC परिसर में CSIR थीमेटिक प्रदर्शनी 2024 का भी उद्घाटन किया। उन्होंने NASC परिसर में अपनी दिवंगत मां केसरी देवी की याद में एक पौधा भी लगाया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बेरूत में भारतीय दूतावास ने इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच बढ़ते संघर्ष के कारण भारतीय नागरिकों को लेबनान की यात्रा न करने और लेबनान से लौटने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट। भारतीय दूतावास ने कहा है कि जो लोग किसी भी कारण से वहां रुके हुए हैं, उन्हें अत्यधिक सावधानी बरतने, अपनी गतिविधियों को सीमित करने और भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने की सलाह दी जाती है। लेबनान में हाल के इजरायली हवाई हमलों में 50 बच्चों सहित 558 लोग मारे गए और 1835 घायल हो गए। समाचार कक्ष से सरफिरोजी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 9वीं वार्षिक बैठक के अवसर पर उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव से कल समरकंद में मुलाकात की। श्रीमती सीतारामन ने राष्ट्रपति मिर्जियोयेव को विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर उप प्रधानमंत्री और व्यापार, निवेश तथा उद्योग मंत्री के साथ हुई सार्थक बातचीत की जानकारी दी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक से अलग कल न्यूयॉर्क में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने की। डॉक्टर जयशंकर ने ट्रोइका के सदस्य के रूप में बोलते हुए वैश्विक शासन सुधार के 3 प्रमुख क्षेत्रों पर भारत के विचार व्यक्त किए। इनमें संयुक्त राष्ट्र और उसके सहायक निकायों में सुधार, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचे में सुधार और बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली में सुधार शामिल हैं। 3 key areas of global governance reform. First is the reform of the UN and its subsidiary bodies. The second issue is the reform of the international financial architecture. The third issue is reform of the multilateral trading system. भारत ने देशों की समुद्री सीमाओं से बाहर समुद्री जैव विविधता की रक्षा के लिए कल संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत की ओर से समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते का उद्देश्य समुद्री जीवन का संरक्षण सुनिश्चित करना है। इस समझौते को अंतिम रूप देने में 20 वर्ष का समय लगा और पिछले वर्ष इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया गया। ये अवैध तरीके से मछली पकड़ने और प्रदूषण फैलाने पर प्रतिबंध लगाता है। समझौते के तहत देश अपनी समुद्री सीमा से बाहर समुद्री संसाधनों पर संप्रभु अधिकार का दावा नहीं कर सकते। इससे समुद्री संसाधनों से लाभ का न्याय संगत बंटवारा सुनिश्चित होता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस समझौते में भारत की भागीदारी को जुलाई में मंजूरी दी थी। अमेरिका, फ्रांस और उनके कुछ सहयोगी देशों ने इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच लड़ाई बढ़ने के बाद इजरायल लेबनान सीमा पर 21 दिन के तत्काल संघर्ष विराम का आह्वान किया है। ये वक्तव्य अमेरिका, फ्रांस, यूरोपीय संघ, जर्मनी, सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात सहित कुछ अन्य साझेदार देशों की ओर से दिया गया है। एक रिपोर्ट। वक्तव्य में इजरायल और लेबनान की सरकारों से अस्थायी संघर्ष विराम की तुरंत अनुमति देने का आह्वान किया गया है। अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि इस 21 दिन की अवधि के दौरान गजा में संघर्ष विराम पर विचार की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। इजरायल और लेबनान के हिजबुल्लाह संगठन के बीच हमलों से क्षेत्रीय युद्ध की आशंका बढ़ गई है। इजरायल ने बुधवार को लेबनान में हवाई हमले तेज कर दिए, जिसमें कई लोग मारे गए। समाचार कक्ष से प्राची प्रिया। श्रीलंका में चुनाव आयोग ने 14 नवंबर को होने वाले संसदीय चुनाव के लिए सीट आवंटन की जानकारी जारी कर दी है। 22 जिलों में से गम्पाहा को सबसे अधिक 19 सीटें दी गई हैं, जबकि त्रिंकोमाली को 4 सीटें दी गई हैं। राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके ने 14 नवंबर को आम चुनाव कराने की घोषणा करते हुए मंगलवार रात में संसद भंग कर दी थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X
@YaYaNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में अपने आवास पर भारतीय शतरंज ओलंपियाड टीम के सदस्यों के साथ बातचीत की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई भी देश सभी क्षेत्रों में उन्नति हासिल करने से विकसित देश बनता है। कोई देश विकसित बनता है तो सिर्फ खजाने से नहीं बनता है कि उसके पास कितने पैसे हैं, कितने उद्योग हैं, जीडीपी कितना, इतने से नहीं बनता है। हर फील्ड में वो दुनिया में महारत होनी चाहिए। वैसे ही खेल में भी मैक्सिमम गोल हमारे बच्चे कैसे लाएं, ये जब होता है इतने सारे वर्टिकल, तब देश महान बनता है। श्री मोदी ने 45वीं फिडे शतरंज ओलंपियाड की विजेता भारतीय टीम के सदस्यों के बीच शतरंज की एक बाजी भी देखी। भारत ने हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित 2024 शतरंज ओलंपियाड में इतिहास रचते हुए महिला और पुरुष दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता था। शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानानंद ने शतरंज सहित कई विषयों की जानकारी के लिए प्रधानमंत्री की सराहना की। With AI, the chess has evolved. There has been new technology and the computers have become much stronger now. And it is showing a lot of new ideas in chess and we are still learning from it and I think there is a lot to learn from it. बैठक के बाद शतरंज खिलाड़ी तान्या सचदेव ने कहा कि हम प्रधानमंत्री मोदी और खेल के प्रति उनके जुनून से प्रेरित हैं। मैंने हमेशा देखा है कि आप हर स्पोर्ट और हर स्पोर्ट पर्सन को इतना इनकरेज करते हैं और इतना सपोर्ट करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपका स्पोर्ट्स से बहुत बड़ा लगाव है, हर एक स्पोर्ट से। मकाओ ओपन बैडमिंटन में पुरुष सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल मैच में भारत के किदाम्बी श्रीकांत का अपने ही देश के आयुष शेट्टी से मुकाबला हो रहा है। महिला डबल्स में तीसरी वरीयता प्राप्त भारत की गायत्री गोपीचंद और ट्रिसा जॉली की जोड़ी ताइवान के लिन चे चुन और टेंग चुन हसून की जोड़ी से खेलेंगी। इस बीच महिला सिंगल्स में भारतीय खिलाड़ी तस्नीम मीर प्री क्वार्टर फाइनल मैच में चौथी वरीयता प्राप्त जापान की टोमोका मियाजाकी से 17-21, 21-13, 10-21 से हार गई। गृह मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों और नामसाई जिले के कुछ हिस्सों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम अफ्स्पा को 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों तथा नामसाई जिले में नामसाई, महादेवपुर और चौखम पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। नागालैंड के 8 जिलों और 5 जिलों के कुछ इलाकों में भी अफ्स्पा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। ये जिले दीमापुर, न्यूलैंड, चुमो, केदिमा, मोन, किफिरे, नोकला, फेक और पेरेन हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO ने अपनी रिपोर्ट में 50 से अधिक दवाओं को मानक गुणवत्ता के स्तर से नीचे का घोषित किया है। इन दवाओं में पैरासिटामोल, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और कैल्शियम तथा विटामिन D3 टैबलेट्स शामिल हैं। फार्मास्यूटिकल्स विभाग के सचिव अरुणेश चावला ने कहा है कि चिकित्सा प्रौद्योगिकी और फार्मास्यूटिकल्स उद्योग भारत में निर्यात के लिए एक प्रमुख क्षेत्र बन गया है। नई दिल्ली में वार्षिक फार्मा शिखर सम्मेलन 2024 को संबोधित करते हुए श्री चावला ने कहा कि चिकित्सा प्रौद्योगिकी और फार्मास्यूटिकल्स भारत से निर्यात किया जाने वाला चौथा सबसे बड़ा उत्पाद है। मुंबई और उसके उपनगरीय इलाकों में तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने मुंबई और ठाणे के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जिसमें आज अत्यधिक तेज बारिश, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की आशंका व्यक्त की है। बृहन मुंबई नगर निगम BMC ने घोषणा की है कि मुंबई में सभी स्कूल और कॉलेज आज बंद रहेंगे। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दक्षिण गुजरात क्षेत्र में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लद्दाख में सियाचिन स्थित आधार शिविर का दौरा किया और सैनिकों तथा अधिकारियों के साथ बातचीत की। हरियाणा में 1 चरण और जम्मू कश्मीर में तीसरे तथा अंतिम चरण के विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज। सभी राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। बेरूत स्थित भारतीय दूतावास ने इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच बढ़ते संघर्ष के बीच भारतीय नागरिकों को लेबनान छोड़ने और वहां की यात्रा न करने की सलाह दी है। अमेरिका, फ्रांस और उनके कुछ सहयोगी देशों ने इजरायल लेबनान सीमा पर 21 दिन के तत्काल संघर्ष विराम का आह्वान किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।